अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दरहक़ीक़त के साथ आपका मेज़बान बिलाल अहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज हम दरहक़ीक़त प्रोग्राम में सिर्फ मईशत पर ही गुफ्तगू करेंगे। मईशत के साथ साथ चूँकि सियासत भी जुड़ी हुई होती है, तो इसलिए बरसबिले तस्करा अगर सियासत के आ जाए तो उस पर आप नाराज़ ना होइएगा। कोशिश करेंगे कि हम मईशत पर ही अपनी तमाम गुफ्तगू का जो अहाता है वो मईशत पर ही रखें। मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि आज पाकिस्तान के अंदर हमने ये सुना गुज़श्ता 70 वर्षों से 75 वर्षों से पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है, और पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है, और पाकिस्तान में मईशत जो है उसको इस्तेकाम बख्शने के लिए बरामद को इजाफा करना पड़ेगा। आज भी हमारे वफाकी वज़ीर ख़जाना साहब ने यही कहा कि जनाब के मईशत की जो है वो रवानी जारी है और हमें बरामदात में इजाफा करना पड़ेगा। बरामदात में इजाफा कैसे होगा? क्या बरामदात में इजाफा इस तरह होगा कि आप कॉस्ट ऑफ डूइंग जो है वो ताजिरों के बढ़ा दें, आप अपनी पॉलिसियों को इस तरह रखें कि जो इंपोर्टर है उसे डॉलर दस्तयाब नहीं है और जो एक्सपोर्टर है उसे डॉलर दस्तयाब नहीं है, प्लस ये कि कॉस्ट ऑफ डूइंग जो इतनी ज़्यादा हो चुकी है, उस कॉस्ट ऑफ डूइंग की वजह से वो कहता है जनाब अली कि वो गैस की जगह जो है वो लकड़ी जला रहा है। तो अब अपनी बॉयलर को गर्म करने के लिए वो लकड़ी जला रहा है, भूसा जला रहा है, जो कि भैंसें खाती हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस सूरत हाल में हमारी बरामदात बढ़ सकती हैं? पूरी दुनिया पे अमेरिका ने टैरिफ लगाया, इंडिया में 50% लगाया, हम पर उन्होंने मेहरबानी की 19% लगाया, लेकिन हमने उसका कोई भी फायदा नहीं उठाया। 20 अरब डॉलर से ज्यादा हमारे ज़र मुबादले के ज़खायर बढ़ते ही नहीं है। जब भी स्टेट बैंक की जो स्टेटमेंट आती है, एक एलामिया आता है, उसमें साढ़े 19 अरब डॉलर, 20 अरब डॉलर, 19 अरब डॉलर, इससे ऊपर जाता ही नहीं है 20 अरब डॉलर से। हमारी पूरी हुकूमत जो चल रही है ना, वो तरसीलात ज़र पे चल रही है। जो बाहर से हमारे वो पाकिस्तानी तारिकीन वतन जो डॉलर पाकिस्तान भेजते हैं, 33 अरब डॉलर, 40 अरब डॉलर, उन पे ही पाकिस्तान चल रहा है, और हम कोशिश भी नहीं करते कि अपनी बरामदात को इजाफा करने के लिए उसमें मुख्तलिफ जो दीगर चीज़ें हैं उसको हम बूस्ट करें। स्टॉक एक्सचेंज को हम तरक्की देखते हैं। स्टॉक एक्सचेंज जब 1,63,000 पहुंच जाता है तो हम वाह 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 मिठाइयाँ बांटना शुरू कर देते हैं, और जब 1,58,000 पे आ जाता है तो बिल्कुल खामोशी छा जाती है। फिर उस वक्त मुख्तलिफ किस्म के रीजन शुरू हो जाते हैं कि यूं हो गया, वो हो गया। ठीक है, दहशतगर्दी की वजह से हमारी मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, और इस दहशतगर्दी के अंसर ने पाकिस्तान की मईशत को इतना ज़्यादा तबाह बर्बाद किया है कि उसकी वजह से पाकिस्तान जो है तरक्की की तरफ बढ़ने पड़ते फिर पीछे की तरफ लौट आता है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के बंद होने से हम जो है वो तकरीबन ये कहने हमारे तमाम माशी माहिरीन कह रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान का भी नुकसान है। यकीनी नहीं होगा पाकिस्तान का भी नुकसान, लेकिन अफगानिस्तान का नुकसान ज़्यादा है। लेकिन हम अफगान ट्रांजिट ट्रेड को एक मरकूज करके इतना ज़्यादा शोर शराबा कर रहे हैं कि हम वो दहशतगर्द जो अफगानिस्तान से आ रहे हैं उसे हम बिल्कुल फरामोश कर देते हैं और कहते हैं कि जनाब तिजारत होनी चाहिए। बात यह है कि सवाल यह है कि हम क्या करना चाहते हैं। हमारे ताजिर और सनतकार बिल्कुल हैरान और परेशान हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि हुकूमत करना क्या चाह रही है। हम एक्सपो सेंटर में मुख्तलिफ नुमाइश करते हैं, अभी हाल ही में नुमाइश जारी है जिसका कल आखिरी दिन है, जुमरात का दिन आखिरी दिन है, और उसमें फूड एंड एग्रीकल्चर की हमने नुमाइश की। सिर्फ एमओयूज पे साइन हो रहे हैं जनाब, इतने अरब डॉलर के एमओयूज साइन हो गए, इतने मिलियन डॉलर के एमओयूज साइन हो गए। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो होती है, मफाहमाती यादाश्त, ये एक सिर्फ साइन होता है, और एमओयूज जो साइन होते हैं तो उसमें 100 एमओयूज में से सिर्फ 1 या 2 जो है वो प्रैक्टिकल होते हैं। हम उस पर खुश हो जाते हैं। और फूड एंड एग्रीकल्चर में जो हम बाहर से वफूद बुलाते हैं, उन्हें अपने हर्जे खर्चे में बुलाते हैं, उनको अपने हर्जे खर्चे में बुला के यहाँ पर उनको विजिट कराते हैं, उन्हें अय्याशी करवाते हैं, और फिर हम कहते हैं कि हमारी बरामदात में इजाफा होगा। सवाल यह है कि कैसे होगा हमारी बरामदात में इजाफा? क्या हमने कोई ऐसी कोशिश शुरू की कि हम लोगों को या कॉर्पोरेट सेक्टर को ये कहें कि स्टॉक एक्सचेंज को जो है मजबूत करें, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करें? हमारी कितनी कंपनीज है पाकिस्तान के अंदर, कितनी कंपनीज जो है इसके अंदर लिस्टेड हैं, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। बात यह है कि सवाल है कि हुकूमत अगर मईशत की तरक्की चाहती है तो उनको बहुत सारी चीज़ों पर तवज्जो देनी पड़ेगी। चलते चलते मैं ये भी कह दूं कि IMF ने जो अभी रिपोर्ट जारी की है, जो कि उन्होंने ये शर्त रखी थी कि दिसंबर में जो उन्हें 1 अरब 2 करोड़ डॉलर या 5 अरब करोड़ डॉलर जो मिलेंगे, उनको किस्तें मिलेंगी, उससे पहले इस स्टेटमेंट को शाया करना जरूरी है। तो हुकूमत को बहालत मजबूरी उसे मीडिया के लिए जारी करना पड़ा। उसमें IMF ने खुली बात कही कि आपके यहाँ जो तरीक़ेकार है उस तरीक़ेकार के अंदर जो है करप्शन बेनता है।
करप्शन बेइंतहा है। और जो हुकूमती लोग बैठे हैं ऐवानों के अंदर, वो ऐवानों के अंदर जो पॉलिसीज को दुरुस्त नहीं कर रहे हैं। अगर वो पॉलिसीज को दुरुस्त करेंगे तो पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ जो है 3% से बढ़कर 6% तक पहुंचने की तवक्को की जा सकती है। लेकिन बात यह है कि सवाल है कि जब आपको IMF जो हमारा माई बाप है, वो हमारा माई बाप कह रहा है कि आप अपनी सिमत को दुरुस्त कर लो, लेकिन हमारे हुक्मरान जो है उन्हें इस बात की समझ में नहीं आती। उनकी पॉलिसीज ऐसी होती हैं जो ताजिर और सनतकार जो यहाँ कारोबार कर रहे हैं वो अपना सर पीट रहे होते हैं। लेकिन बहरहाल आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे कि क्या सूरत है हमारे इस मुल्क में मईशत की। तो मैं इस प्रोग्राम को आज जिन मेहमानों ने जीनत बख्शा है उनसे मैं पहले आपका तारुफ करवा दूं, उसके बाद फिर प्रोग्राम का आगाज करेंगे। तो आज मेरे पहले मेहमान है जनाब जिब्रान सरफराज साहब। जिब्रान सरफराज साहब जो हैं ये इक्विटी डीलर है स्टॉक एक्सचेंज के, और स्टॉक एक्सचेंज के एक माहिरीन में जो है इनका शुमार किया जाता है जिब्रान सरफराज को। थैंक यू जिब्रान सरफराज साहब। मेरे दूसरे मेहमान है जनाब मुजम्मिल चैपल साहब। मुजम्मिल चैपल साहब को आप पहले भी मेरे प्रोग्राम में देखते रहे होंगे, ये हैं सदर हैं सीरियल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। और मुजम्मिल चैपल साहब जो हैं ये जो आपके अजनास की मंडी है, इसके अलावा फूड के जो हवाले से जो है काफ़ी से ज़्यादा इनकी गिरफ्त भी है और ये उनके तिजारत भी करते हैं। थैंक यू मुजम्मिल चैपल साहब फॉर कमिंग। और मेरे साथ जूम पे जो होंगे वो होंगे जनाब रेहान हनीफ साहब जो सदर है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और इसके अलावा साकिब फैयाज मंगू साहब होंगे जो SVP हैं FTCCI के। ये दोनों जूम पे होंगे। लेकिन पहले हम अपने मेहमान की तरफ चलते हैं और जिब्रान सरफराज से बात कर लें। जिब्रान साहब, आप माशाल्लाह स्टॉक एक्सचेंज में बैठे हुए हैं, इक्विटी डीलर हैं, आपकी ज़्यादा मईशत पे निगाह होगी, क्या सूरत हाल है? देखिए, बजट के आने के बाद जो है मार्केट में एक्सपेक्टेशन थी कि प्रॉपर्टी का सेक्टर है वो बूस्ट करेगा, बट अनफॉर्चुनेटली IMF की कुछ कंडीशन की वजह से उसमें आपने तेज़ी नहीं देखी। तो वहाँ का सारा पैसा स्टॉक मार्केट में आया। इसके बाद म्यूचुअल फंड और दूसरे दीगर इदारा सेविंग स्कीम है, वहाँ से ही पैसा मार्केट में आया। इसके बाद मार्केट जो आप देख रहे हैं 1,17,000 से 1,70,000 तक पहुँच गई थी। आज 163 तकरीबन 1,70 तक टॉप तक पहुँच गई थी। अब इसके बाद तकरीबन 58 और 60 की रेंज में, तकरीबन 62 की रेंज में ये बिहेव कर रही है। तो आजकल जो मार्केट ने स्पीड से बढ़ी थी और समझ और इसमें करेक्शन नहीं आई, तो जैसे ही आपने देखा कि अब जो है मार्केट में करेक्शन आना शुरू हुई, उस वक्त ये सिचुएशन थी कि रिजल्ट का सेशन था, अनाउंसमेंट अच्छे आ रहे थे, म्यूचुअल फंड के बाद लिक्विडिटी बहुत थी, उनका पैसा बहुत आ रहा था, उस वक्त बाजार नहीं करेक्शन ले रही थी। और रिजल्ट सेशन का अब इख्तिताम हो गए और आपने इन्फ्लेशन के फिगर्स देखें वो ख़राब आ रहे हैं। फिर इसके साथ साथ अब इंटरेस्ट रेट 4 माह से एक ही समझ 11% पे मेंटेन है। तो और आने वाले दिनों में लगता नहीं कि इंटरेस्ट रेट मजीद नीचे आएगा। तो IMF कह रहा है ना जी, हम जो चीज़ नहीं करना चाहते वो कहते हैं कि IMF कह रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन जो भी है बहरहाल सूरत ये लग रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में मॉनेटरी पॉलिसी में कोई अंजेंजी आएगा या तो बल्कि शायद बढ़ भी सकता है। तो इसकी वजह से आप मार्केट में देख रहे हैं कि इन्वेस्टर थोड़े से मोहतात हैं। लास्ट मंथ है मतलब ईयर का, तो इसमें भी थोड़ी सेलिंग होती है, म्यूचुअल फंड की भी रिडम्पशन होती है। तो नेक्स्ट ईयर से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट जो है दोबारा ग्रो करना शुरू हो जाएगी और नए इन्वेस्टर भी आ रहे हैं। हाँ, तो आज तो खैर तेजी थी, 163 पे आज मार्केट बंद हुआ। लेकिन बात ये कि ये जो मार्केट नीचे जा रही होती है उसकी वजह क्या होती है? करेक्शन होता है? देखिए, करेक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले जब आनी थी उस वक्त ये 2-4 फैक्टर है जिसकी वजह से मार्केट आपने नीचे नहीं देखी। लेकिन मार्केट में अब जो है अब रिजल्ट सेशन भी का भी एंड चल रहा है, समझ लें रिजल्ट सेशन की वजह से भी मार्केट में एक्टिविटी होती थी। तो मार्केट जैसे ही बढ़ती है तो फिर IMF, पाक अफगान, पाक भारत और IMF का जो एक 5300 अरब का जो आया आपने बताया, और इसकी वजह से भी मार्केट जो है वो जैसे ही बढ़ती है तो एक और चक्कर है कि जंग का भी माहौल बना हुआ है ना, कि कभी इंडिया से या अफगानिस्तान से जंग का माहौल बना हुआ है, तो जो इन्वेस्टर है खासतौर पर बाहर वाला इन्वेस्टर है वो डरता है। जैसे आपने कहा पेशावर में जो वाकया हुआ जी बिल्कुल, ये भी बड़ा इफेक्ट करता है इन्वेस्टर को। और एक पीस, एक सबसे बड़ी बात इस्लामाबाद में जो धमाका हुआ, एग्जैक्टली बिल्कुल, तो ये सारा पीस है ना खत्म करता है, जिसके वजह से इन्वेस्टर थोड़ा सा मोहतात होता है और थोड़ा सा वेट करता है कि चीजें बेहतर हो तो फिर दोबारा मार्केट में इन हो। मतलब अभी मोहतात है खासतौर जी बिल्कुल फॉरेन इन्वेस्टर। जी ठीक है जी। मुजम्मिल साहब सर, आप कैसे देख रहे हैं मईशत को? सर, मेरा ख्याल है कि अफ़गानिस्तान का जो फ़ैसला है कि दहशतगर्दी के हवाले से तो ठीक है, लेकिन इसमें यह है कि हमारी क्योंकि राइस की एक्सपोर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अफ़गानिस्तान के थ्रू और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में राइस है, आटा है, चीनी है, बहुत सारी चीज़ें हमारी जो हैं इस वक्त मुतासिर हो रही हैं। अच्छा, हमें सर अगर देखा जाए तो जुड़िया बाज़ार की जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत सारी, जैसे छालिया है, दूसरे मसाला जात की प्रोडक्ट्स हैं, तो वो जो है स्मगल होकर अफगानिस्तान के थ्रू आती थी वो भी रुक जाएंगी। ये भी हमारा फायदा। मसाला भी अफगानिस्तान से आता था सर, बहुत सारी चीज़ें हमारी अंडर इनवॉइसिंग होकर वहाँ से होके आती थी। हमने तो सुना था कि इंडिया से आता है या आपके इंडिया दुबई की होता ये था कि सर अफगान ट्रांजिट
होके अफगानिस्तान जाता था, वहाँ से होके आता अच्छा। था। तो इसमें हमें काफ़ी नुकसान होता था और हमारा जो रियल इंपोर्टर था वो बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ में था, मतलब वो इंपोर्ट ही नहीं कर पाता था क्योंकि उसको अंडर इन्वॉइसिंग अलाउ नहीं थी कराची पोर्ट पे, जबकि जो हमारे बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पे जो है कोई सिस्टम उनका चल रहा था जिसकी ड्राई पोर्ट पे भी चल रहा है हमारा वही हाल है, पोर्ट है या फिर कोई ऐसे रास्ते से वो लाते हैं जिससे जो है उनको कोई टैक्सेस की स्मगलिंग हो रही थी। स्मगलिंग हो रही थी जिसकी वजह से वो आ रहा था। मैं ये समझता हूँ कि सर इस पे जो है ना हमें काम करने की ज़रूरत है और नहीं अभी तो बॉर्डर बंद है ना, बॉर्डर बने तो फिर तो जब आइंदा हम खोलें सर तो इसके इंपोर्ट नहीं, तो अभी तो इंपोर्टर जो आपका जेन्युइन इंपोर्टर है उसको तो फायदा होगा ना। उसको अब फायदा होगा, लेकिन सर एक्सपोर्ट में हमारे काफ़ी नुकसान हो रहे हैं इस वक्त। जो हमारे ऑर्डर्स थे राइस के इसके उसके वो सारे डिस्टर्ब है इस वक्त। तो सारे राइस आपका क्या अफगानिस्तान ही जाता था? सर अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा पार्ट हमारा जाता है, बहुत अच्छी क्वांटिटी में जाता है सर, क्योंकि अफगानिस्तान ज़्यादातर हमारे ही चावल लेता है, इंडिया से वो नहीं लेता। हमें जो है बहुत ज़्यादा अच्छी पजेराई वहाँ पे मिलती तो अब वो इंडिया से लेगा, है। अब वो इंडिया से लेगा, ईरान के रास्ते चावल। और आपका आटा जो है सर वो रशिया की स्टेट से लेगा क्योंकि वहाँ से उनको सस्ता पड़ेगा। काजिकिस्तान का जो है काजिकिस्तान का वीट लेगा सर, चीनी भी उनको मिल जाएगी कहीं ना कहीं से। सर बात ये है कि ये अल्लाह ने जब उनको बनाया है तो कोई ना कोई खुराक का सिलसिला भी तो बनेगा। अल्लाह ताला, बिल्कुल सही बात है। जी सर। तो मतलब ये आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो सूरत-ए-हाल अफगान ट्रांजिट ट्रेड की वजह से पाकिस्तान की मईशत पर दबाव है? सर थोड़ा सा दबाव है, ज़्यादा दबाव नहीं है। मतलब हमें अगर एक तरफ से हमारा माल जा रहा था, दूसरी तरफ से आ भी रहा था, आने में हमें नुकसान था, जाने में हमें फ़ायदा था। तो अब जाना रुक गया, दो तरफा हमें नुकसान तो है। अब ये चावल जो है आपका मिडिल ईस्ट या अफ्रीका या दूसरी का तो जा सकता है ना? जी सर ऐसे ही तो है। वहाँ की मार्केटें तो खुल सकती हैं वो ना? तो खुली हुई है सर, हमारी मार्केटें वहाँ तो चल रहा है काम, लेकिन ये कि ये हमारे को प्लस पॉइंट था और अच्छे रेटों पे माल बिकता था। अगर मिडल ईस्ट का रेट अगर $1000 तो है आप ये नहीं समझते कि अब ये वाया ईरान स्मगल होगा अफगानिस्तान? सर, मैं ये समझता हूँ कि एक तो इंडिया का रेट बहुत कम है, तो अगर हम वाया ईरान जाते तो हमारी कॉस्ट और बढ़ जाएगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो वाया ईरान लेंगे, ठीक है ना। अब ये है कि वो इंडियन राइस लेंगे। तो पाकिस्तान में तो सस्ती नहीं हो रही चीज़, पाकिस्तान में तो चीनी के रेट बढ़ रहे हैं, आटे के रेट उतने ही हैं, चावल के रेट वही है, तो कम हो जाने चाहिए ना? सर रेट कम हो रहे हैं, चीनी के रेट मेरा ख्याल है 140-45 रुपये आ गए हैं, और जो जनवरी डिलीवरी है, और चावल के रेट भी सर मुनासिब हो गए, और आटे का रेट भी सर स्टेबल है इस वक्त। स्टेबल है, लेकिन क्या सर सब चल रहा है आगे तकरीबन सर 100-110 रुपये चल रहा है मिल का आटा जो है। अच्छा, जी सर। तो मतलब 140 से नीचे आ गया। जी सर नीचे। और वो चीनी सर तो 200 से ऊपर चल रही है। नहीं सर 145-50 आ गई जी, नीचे आ गई। 200 का तो से एक हफ्ता पहले तक तो 200 सर जनवरी के काम हो गए हैं, जनवरी के वायदे। अच्छा, क्रैशिंग की वजह से ये रेट नीचे आया अब ना? क्रैशिंग शुरू हो जाएगी ना सर, हाँ, दिसंबर फर्स्ट वीक से। ठीक है। तो अच्छा, मेरे साथ सदर है भी है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रेहान हनीफ साहब भी। रेहान हनीफ साहब मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो मैं आपसे गुफ्तगू करूं? रेहान हनीफ साहब, मुझे आवाज़ आपकी आ रही है, मुझे नहीं पता आपको मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं। नहीं, मेरी आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, इनकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। हाँ जी रेहान हनीफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो ये कि बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना टाइम दिया, बहुत ही कीमती टाइम है आपका। हमें अंदाजा है कि सदर कराची चैम्बर जो है कहाँ मसरूफ रहता है। जी, मेरे साथ इस वक्त जो है वो मुजम्मिल चैपल साहब भी मौजूद हैं और जिब्रान सरफराज साहब, ये दोनों मौजूद हैं। हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि एज ए कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट होने के नाते इस वक्त आप मईशत को कहाँ देख रहे हैं? मईशत जाहिर बात है इस वक्त कोई इतनी अच्छी माशी सूरत इतनी आइडियल तो नहीं है, लेकिन मैं ये जो अभी ट्रांजिट ट्रेड के ऊपर आप बात कर रहे थे ना अफगानिस्तान के ऊपर, इस पे मैं कमेंट करना चाहूंगा कि देखें, पहले रियासत है बाद में तजारत है। अगर अफगानिस्तान हमारा माल नहीं जा रहा या वहां से नहीं आ रहा, यकीनन हमें कुछ नुकसान हो रहा होगा, उनको ज्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन हमें पहले रियासत को देखना है, हमें पहले तजारत को नहीं देखना। एक बात। दूसरी बात, जो सेंट्रल एशिया आपका माल जाता था थ्रू अफगानिस्तान, उसके लिए हमें डिफरेंट रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। इंडिया ने ऑलरेडी 4 बाहर के रास्ते, 2 जहाज उनके चावल के जा चुके, ये मेरी आज की रिपोर्ट है, आज मुझे पता चला है। तो हमने पहले क्यों इंतजाम नहीं किया? जब हमारा अफगानिस्तान से बॉर्डर बंद हो रहा है तो हमें फौरी तौर पर ये इंतजाम, इसका मुतबादिल तलाश कर लेना चाहिए था। उसमें हमने देर क्यों की? इंडिया ने तो फौरन तलाश कर लिया। तो अभी क्या मतलब ये कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मुआशी तौर पे अगर थोड़ा बहुत जो भी नुकसान हो रहा है उसे हमें तरजीह देनी चाहिए कि अपनी रियासत की इस्तेकाम के लिए, तो आप ये समझते हैं कि तिजारत जो बंद हुई अफगान ट्रांजिट ट्रेड वो दुरुस्त है? देखिए, दुरुस्त से मतलब ये है कि कोई अच्छी चीज तो नहीं है कि आपके पड़ोसी मुल्क है उससे आपकी तजारत बंद हो जाए। दुनिया भर में तो आपकी नेबरिंग कंट्री से सबसे ज्यादा तजारत होती है। बात ये नहीं है। बात ये मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं हो सकता कि रात को हम अपने फौजी जवानों की शहीदों की शक्लें देखें, तस्वीरें देखें टेलीविजन पर,
और सुबह हम आटे दाल चावल के उनसे सौदे करें, ये नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये चूंकि आप सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी हैं और आपने आईएमएफ की एक रिपोर्ट भी देखी होगी, इस आईएमएफ की रिपोर्ट में उन्होंने बड़ा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, पाकिस्तान में नाक़िस पॉलिसी का, करप्शन का इन्होंने बहुत ज़्यादा नाक़िस पॉलिसी। तो ये सब बातें तो आप लोग भी पहले तक कहते रहे हैं, हुकूमती इदारों में तो आप लोग भी कहते रहे, तो इस रिपोर्ट के शाया होने के बाद क्या कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, आईएमएफ की जो रिपोर्ट है, मैं आपसे ही सवाल करता हूं, इसमें कौन सी ऐसी नई चीज है जो आपको पहले से नहीं पता थी? बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा हूं ना कि आप लोग ये चाहते तो करते रहे। तो ऐसी बहुत सारी रिपोर्टें आई हैं, बहुत सारी रिपोर्टें आई और वो कागज के टुकड़े हो गए, वापस रद्दी में चली गई हैं। इसमें कोई ऐसी नई चीज नहीं है। आईएमएफ कह रहा है कि आपने गैर जरूरी एग्जम्पशंस नहीं देनी, आपने दी है। फाटा फाटा में क्या दिया आपने? जी, 500 अरब रुपए का साल का नुकसान है उसमें। फिर वो कह रहे हैं कि आपके जो टैक्स कलेक्शन के अखराजात हैं वो 4.6% ऑफ जीडीपी है, इतने ज्यादा है। ये हमें नहीं पता था क्या? वो कहते हैं करप्शन है, हमें नहीं पता था क्या? ये हर चीज हमें पहले से पता है। वो तो सिर्फ आपको हाईलाइट कर रहे हैं, निशानदेही कर रहे हैं कि अब सुधर जाएं, अब सही करें इन चीजों को। हाँ, लेकिन मेरा मकसद यही है कि क्या आईएमएफ के कहने से ये तमाम चीजें दुरुस्त हो जाएंगी? देखिए, आईएमएफ के कहने से नहीं होंगी, उनके पास कोई डंडा तो है नहीं कि वो हमें आके कहेंगे ऐसे सही करो। नहीं, वो किस तरह हो सकते हैं? खुद सोच रहे हैं, वो किस तरह हमें खुद सोचना है। बिलाल साहब, हमें खुद, देखिए उस वो एड एक अलग चीज है, वो आपकी गलतियों की निशानदेही कर रहे हैं। हमें बेहतर, देखिए अब हमारा काम ये है कि जब हम बजट बना रहे हो ना, इस दफा जो वजीर खजाना साहब तशरीफ लाए थे चैम्बर, उन्होंने कहा था कि आपके साथ मिलके, चैम्बर्स के साथ मिलके हम बजट बनाएंगे, एफबीआर नहीं बनाएगा। तो अभी मैंने जाना भी है थोड़े दिनों में इस्लामाबाद, इस बजट के सिलसिले में मेरी मीटिंग है। तो अब उस आईएमएफ की रिपोर्ट को भी रखेंगे और उसकी रोशनी में हम बजट पे उनसे बात करेंगे। एक बात मैं ऐड करूंगा बिलाल साहब, जी जी, हमेशा ये कोई भी हम मुतालबा करते हैं कि ये कर दें वो कर दें, इनका जवाब होता है कि आईएमएफ नहीं मानता। ऐसे ही है ना? बिल्कुल। तो आईएमएफ की वहां बात मान लेते हैं, तो ये आईएमएफ कह रहा है कि ये करप्शन हो रही है, ये एग्जम्पशंस दे रहे हैं, ये इंतजामी अखराजात ज्यादा है, ये भी तो माने। ये तो शोले फिल्म का वो कॉइन है जिसमें दोनों तरफ हेड आता था जी भाई, ये बात भी तो माने। ये थोड़ी कि अपनी मर्जी की मान ली और उनकी मर्जी की नहीं मान रहे। तो ये तो मतलब यही है ना कि वो एक इनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि जो बात नहीं माननी वो कहते हैं कि आईएमएफ नहीं कह रहा है और नहीं मान रहा है, और जो बात इनको माननी होती है वो कहते हैं कि आईएमएफ को मना लेंगे। जी जी, देखें अभी हमें पुरानी बातें छोड़ के ना, अभी जो मेरी बजट की मीटिंग होनी है आगे, जब जो जिन लोगों ने बजट बनाना है उस पे बात ही हमने ये करनी है कि हमने लेट अस नॉट रिपीट द मिस्टेक्स अगेन, फॉरगेट अबाउट पास्ट फॉर अ बेटर टुमारो। हम आगे चलेंगे और आगे अब चीजों को बेहतर करें बस। अच्छा, दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं कि कुछ दहशतगर्दी और फिर जंग का भी खतरा है। अगर ये जंग खुदा ना खास्ता अगर बढ़ती है, अफगानिस्तान से टेंशन बढ़ता है, तो हमारी मईशत तो बहुत ही ज़ेरबार आएगी। और मेरे ख्याल है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने ये पेशन गोई भी की है कि आपके यहाँ जो इन्फ्लेशन रेट है वो आगे जाके 5 से 7% पे जा सकता है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, अफगानिस्तान से जो है ना जंग तो नहीं हो सकती। जब इंडिया हमारे सामने नहीं ठहर सका तो अफगानिस्तान क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। नहीं, देखिए अफगानिस्तान से दहशतगर्दी खुदकश हमले होते हैं, वो खुदकश हमले भी जो है ना वो एक खौफ और राज फैलाते हैं ताजिरों सनतकारों में। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये टेररिज्म कर सकते हैं वो, उसको रोकना होगा हमारी फोर्सेस को और कोशिश करनी होगी। वो कर भी रहे हैं, अपनी जानें भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल, यकीनन ये जो बात आप कह रहे हैं ना कि इन्फ्लेशन मुझे भी खदशा है कि ये 1.5% बढ़ जाएगी। हाँ, 7% तक तो उन्होंने पेशन गोई की है, वर्ल्ड बैंक ने भी और आईएमएफ ने। चले 7 रही हो तो मुझे लगता है 5-6 तक तो जरूर हो जाएगी। इस तक 4.5 तो अभी है, 4.5% तो भी है। 5.5-6 तक मुझे लगता है कि हो जाएगी। अच्छा, अब रही बाकी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो अब ये देखें कि स्टॉक एक्सचेंज में जो उठान आ रहा है, यानी कि 1,63,000 पे आज पॉइंट पे स्टॉक एक्सचेंज बंद हुआ। आप कैसे देखते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज की जो कारकर्दगी के ऊपर जा रही है उससे हमारे मईशत का आईना है वो, या उससे कुछ पता चलता है कि मार्केट के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसमें इजाफा हो रहा है? स्टॉक एक्सचेंज जो है ना आपकी मईशत का वन ऑफ द इंडिकेटर है। एक अशारिया है, अगर आज 6-7 मईशत के अशारिये है, स्टॉक एक्सचेंज एक है उनमें से। जी जी। तो अब पाकिस्तान में जो स्टॉक एक्सचेंज है, कभी कोई खबर आती है तो उससे ऊपर चला जाता है, कभी खबर आती है नीचे आ जाता है। ना वो उसको उस खबर से ऊपर जाना चाहिए था, ना नीचे आना चाहिए था। हाँ। तो पाकिस्तान में खबरों पे और अफवाहों पे भी स्टॉक एक्सचेंज बहुत चलता है। चले, मेरे ख्याल है कि आखिरी क्वेश्चन आपसे कर लेते हैं, फिर हमको खुदाफिज करेंगे। मैं ये कहना चाह रहा था कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, चूंकि एक कराची के ताजिरों की माँ कह लें आप इसको, कि माँ भी है बाप भी है,
अब बात ये है कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से जो ताजिरों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो एक तवील अरसे से हम सुन रहे हैं कि वही बातें होती हैं, पाकिस्तान के ज़मीन बादले के ज़खायर में इजाफा होता है, बरामदात नहीं बढ़ती। क्यों नहीं बढ़ रही हैं बरामदात? बरामदात जो है वो उस वक्त तक नहीं बढ़ेंगी जब तक जो हमने वजीर खजाना साहब की खिदमत में जो बातें पेश की थी कि आपकी बिजली महंगी है, आपकी गैस महंगी है, लेवी उसके ऊपर लगाई हुई है आपने, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपका पानी तक तो महंगा है। देखिए, बांग्लादेश के मुकाबले में हमारी कॉस्ट, सिर्फ टेक्सटाइल की बात कर रहा हूं मैं, 18% ज्यादा है। अब अगर उनको 3-4% रिबेट में अमेरिका में हमसे फायदा भी है, तब भी वो 15% हमसे नीचे है। हाँ। वो तो अगर 2-3% मुनाफे पे काम शुरू कर दें तो हमें तो ताले लग जाएंगे हमारे। सही। तो मतलब ये वो तो कॉस्ट ऑफ अच्छे डूइंग की प्रॉफिट वजह पे से हो रहा काम है। कर रहे हैं, हमारा ताजिर 2-3% पे काम कर रहा है, वो लोग 15 से 17% कमा के काम कर रहे हैं। तो मतलब ये कि बरामदात में इजाफा मुमकिन अब नहीं देख रहे। जब तक बिजली 9 सेंट नहीं आएगी, गैस की लेवी खत्म नहीं होगी, ये आपकी जो कॉस्ट है वो बांग्लादेश और इंडिया के बराबर नहीं आएगी, तो कैसे हो सकता? आपकी कॉस्ट 100 रुपए है, मेरी कॉस्ट 120 रुपए है, मैं कैसे मार्केट में कम्पीट करूंगा आपसे? गैस की कैसे कीमत आपकी बरामदात बढ़ेगी? मजीद गैस की कीमत तो बढ़ाने की बात हो रही है। बस तो फिर और सनतें बंद करने की बात होगी फिर उसके बाद। चले जी, थैंक यू। सनतें बेच के उधर रियल एस्टेट में बिल्डिंग बना लेंगे रिहायशी चले, फैक्ट्रियों की जगह पे। सही सर, रेहान एजाज, थैंक यू। ये तक सदर थे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रेहान हनीफ साहब, इनकी गुफ्तगू भी थी। वही बात है कि वो जो हम 40 साल से हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि जनाब अली के पाकिस्तान की मईशत जो हम बूम करेंगे। बात ये है जिब्रान साहब, क्या हम स्टॉक एक्सचेंज को आइसक्रीम की तरह देखें कि जब बिजली में डीप फ्रीजर में बंद हो जाता है तो आइसक्रीम पिघल जाती है, और जब बिजली आती है तो फिर आइसक्रीम जो है वो अपनी असली हालत में आ जाती है? तो क्या स्टॉक एक्सचेंज को हम इसी तरह देखें? देखिए, इसमें कुछ ऐड करें कि जैसे फॉरेन इम्पैक्ट आता है, कोई भी न्यूज़ या कोई भी सर्कुलेशन होती है मार्केट में, या कोई भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, तो उसका फॉरेन इमीडिएट रिस्पांस जो है वो स्टॉक मार्केट में आता है। बिल्कुल सही आता है। इसके बाद जिस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ साइड्स, तो वो एक बैरोमीटर है, लेकिन लॉन्ग टर्म आप देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से फिर वो एडजस्ट हो जाता है। तो वो एक समझ ले आप आइसक्रीम कहें या जिसको, मतलब ये ऐसा ही है कि आइसक्रीम पिघल जाती है जब बिजली बिल्कुल एक वो तो बबल गैस होता है, इसको कह सकते हैं ना। लेकिन बहरहाल आप स्टॉक एक्सचेंज को हम मईशत की तरक्की का एक आईना नहीं समझ सकते। आर यू एग्री विथ मी? बट आई एम 50% एग्री, बिकॉज जैसे कि आपके रेहान साहब ने कहा कि 1% जो इंडिकेट करता है, तो 1% के हिसाब से जो हमारी जो इकोनॉमी है, तो अब क्योंकि लिस्टेड कंपनीज की जो तादाद है वो बहुत ही मुख्तसर है स्टॉक एक्सचेंज में, और इन्वेस्टर की जो तादाद है वो भी बहुत मुख्तसर है, तो अगर तादाद बढ़े और लिस्टेड कंपनीज आए तो फिर हम उसको बढ़ा सकते हैं परसेंटेज को। अच्छा, नहीं मुझे मैं ये मुज़म्मिल चैबल साहब से पूछूंगा। मुज़म्मिल साहब सर, आप लोग जो मतलब ये कि जो कारोबारी हजरात हैं या कंपनीज हैं, ये लिस्टिंग क्यों नहीं होती है स्टॉक एक्सचेंज में? इतनी सारी कंपनियां हैं लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ही महदूद तादाद में कंपनियां लिस्ट होती हैं, तो क्या मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज पर आप लोगों को एतबार नहीं है? सर ऐसी बात नहीं है। असल में मसला ये है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कराने का बहुत ज़्यादा एक लंबा प्रोसीजर है। अच्छा। उसके लिए हमें जो है बाकायदा जो है एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, तरीकाकार करना पड़ेगा, और छोटे पैमाने पे जो लोग काम करते हैं हमारे यहाँ वो ज़्यादा हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बिलियन रुपीज़ से भी कम की उनकी टर्नओवर होती है, तो वो तो सर कॉस्ट इफेक्टिव ही नहीं रहेगा ना। स्टॉक एक्सचेंज में जाना और सब चीज़ करना और उनके फॉलो रूल्स को करना, ये भी एक बहुत ही टिपिकल काम है। हमारे मुल्क में इतना आसान नहीं है स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड करवाना सर। ये एक पूरा एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना, चीज़ों को करना इतना आसान नहीं है सर। तो इसकी वजह से आप लोग नहीं जाते? सर आजकल तो मैं ये देख रहा हूँ कि FBR के नोटिस ही इतने आ रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ डूइंग के लिए बड़ा मसला हो गया है। जो हम तिजारत कर भी रहे हैं, मतलब हमको ये डर लगता है कि हम अपने बैंक अकाउंट को हैंडल करें या ना करें। लोग ये कहते हैं कि यार अब हमें ये लग रहा है कि अब पर्ची सिस्टम शुरू हो जाएगा कि जी अपना कैश फ्लो जो है हम बैंकों में ना रखें। बल्कि ये होता है कि अब तो ये हो रहा है कि अगर बिहार के आप टैक्स जमा नहीं करें, वो बैंक जो है वो हैक कर लेते हैं। सर अब तो मतलब बैंक को हैक करके अपने पैसे निकाल के फिर उसको रिलीज कर देते हैं। ताजिर जो है बड़ी कश्मकश में सर इस वक्त है। मैं कहता हूँ कि एक तरह का जिहाद वो लड़ रहा है, और बड़े अच्छे ताजिरों को मैं देख रहा हूँ बड़ी परेशानी में इस वक्त है। एक तो सर कॉस्ट डूइंग हमारी बहुत ज़्यादा हो गई है। इलेक्ट्रिसिटी ने हमें बहुत मारा है सर, पेट्रोल ने हमें बहुत मारा है, हमारी ट्रांसपोर्ट बड़ी महंगी तो आपको क्यों मारा है? वो तो आप पास ऑन कर देते हैं एंड यूजर की तरफ। सर बात ये कि वो तो आवाम भुगत रही होती है। सर जो एक्सपोर्टर आपका क्या नुकसान? सर मैं आपको बताता हूँ, जो एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं उसके अंदर हमें कॉस्ट तो डालनी है, लेकिन हमारे मार्जिन भी तो सुकर जाते हैं ना उसमें।
फर्क तो पड़ता है सर, लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है, हर चीज़ इफेक्ट करती है सर। खैर मेरा मेरा अपना जाती राय यही है कि ताजिर कभी नुकसान में नहीं रहता। ताजिर कभी नुकसान में नहीं रहता। अगर 5 रुपए हुकूमत बढ़ाती है तो अक्सर ताजिर जो है 25 रुपए अपनी तरफ से बढ़ा देते हैं और एंड यूजर जो है उसको पे करना पड़ता है। ताजिर तो कभी भी नुकसान में नहीं रहता। मैं नहीं समझता कि आप कह रहे तो मैं मान लेता हूं, लेकिन मेरा अपना जाती राय है कि ताजिर अगर उसको चीजें महंगी मिलेंगी वो चीजें महंगी बेचेगा। आपकी बात सही है, लेकिन सर एक लिमिटेशन होती है सर हर चीज़ की। अब वो लिमिट क्रॉस कर रही है चीज़ें। आप लोगों ने एसोसिएशन बना के कार्टेल बनाया हुआ है ना। एक एसोसिएशन में अगर 500 अफराद होते हैं वो कहते हैं कि इससे नीचे हमने नहीं बेचना और जो बेचेगा उस पर जुर्माना है। सर हमारी एसोसिएशन में 1 कंटेनर वाला भी है और 1000 कंटेनर वाला भी है। एसोसिएशन बनाने का मकसद ही यही होता है कि उसके अंदर कार्टेल हो जाता है फिर वो, और उसके जितने मेंबरान होते हैं, जैसे आप ऑटोमोबाइल में देख लें, जी सर। आप शुगर माफिया को देख लें, क्या है ये एसोसिएशन है ना। इन्होंने बोला भाई इससे नीचे नहीं बेचना किसी सर एक्चुअली क्या है कि आप एसोसिएशन का क्राइटेरिया कैसा बना रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर उस एसोसिएशन में आपने क्राइटेरिया बना दिया कि भाई 10,000 कंटेनर से कम वाला नहीं आएगा तो कार्टेलाइजेशन हो गया। अगर आपने इसको ओपन विंडो रखा है कि भाई एक वाला भी आ जाए तो वो कार्टेल। चले मैं गुफ्तगू सिलसिला यहाँ पे मजीद जारी है। आप एक छोटा सा वक्फा लूंगा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम के नाज़रीन, प्रोग्राम देखकर हम दोबारा हाजिर हैं। वक्फे में जाने से कब जो है यकीनी तौर पे आप हमारी गुफ्तगू सुन रहे होंगे और हम मईशत पर ही हमने मरकूज़ किया हुआ है और हम ये देख रहे हैं कि मईशत के हिसाब से मुज़म्मिल चैपल साहब जो सदर सीनियर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के मेरे साथ मौजूद हैं। यहाँ स्टूडियो में इसका जिरबान सरफराज साहब हैं, इक्विटी डीलर हैं स्टॉक एक्सचेंज कराची पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, ये मौजूद हैं। और हमने रेहान हनी सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हमने भी जू पे बात भी की। अब बात वही है कि हम दोबारा जिब्रान साहब की तरफ ही चलते हैं। जिब्रान साहब, बात ये होती है कि पूरी दुनिया के अंदर हमने देखा कि स्टॉक का एक्सचेंज का बड़ा मजबूत किरदार होता है कि इधर एक जहाज गिरा उधर इसके शेयर गिर गए, इधर एक मिसाइल तबाह हुआ उधर के शेयर गिर गए। यानी कि पाकिस्तान या आप इसके मुकाबले में आप इंडिया चले जाएं तो इंडिया में स्टॉक मार्केट में तकरीबन कॉर्पोरेट की जो लिस्टिंग है वो हमसे बहुत ज्यादा है। उसकी क्या वजूहत है? निज़ाम तो उनका भी वही है, निज़ाम जो हमारा है। देखिए, इंडिया जो है काफी डेवलप है पाकिस्तान से एज कम्पेयर टू आईटी में और दूसरे शोबे में। तो वहाँ के इन्वेस्टर की जो तादाद भी ज्यादा है और लिस्टेड कंपनीज की तादाद भी ज्यादा है और वहाँ पे जो रिटर्न्स है, रेट ऑफ रिटर्न और इनका जो कंपनीज हैं वो बहुत ही ज्यादा हाई फाई है, आप कह सकते हैं उनका रिटर्न्स वाइज और पूरी दुनिया में फैला हुआ है नेटवर्क। तो उसके हिसाब से लोग इंटरेस्ट भी लेते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, उनको अर्निंग भी हो जाती है। यूथ से लेके आप सीनियर सिटीजन तक जो है वो इंटरेस्ट लेते हैं और तकरीबन फेयर ही होती है चीजें। मतलब तो रिटर्न वाइज जो है वो कंपैरिजन टू पाकिस्तान की मार्केट बहुत छोटी है अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की मार्केट अगर ग्रो करेगी, अवेयरनेस आएगी लोगों में, इन्वेस्टर की तादाद भी बढ़ेगी और लिस्टेड कंपनीज की जो तादाद है वो भी मजीद बढ़ेगी। या एक बात और भी है कि हमारी कंपनीज में जो है वो ईमानदारी की कमी है। तो वो तो एक हर चीज ऑडिट होती है, ऑर्डर है, मतलब एक रूल्स तो बने, इसको थोड़ा स्ट्रिक्ट करें। एससीसीपी कर भी रही है, कोशिश भी कर रही है, पीएसएक्स भी अवेयरनेस की कोशिश कर रही है, लेकिन काफी हद तक अब थोड़ा बेहतर हो गया, पहले से थोड़ा बेहतर हुआ है। अब मजीद थोड़ी बेहतरी की जरूरत है वक्त के साथ साथ। जिस तरह लोगों में अवेयरनेस आएगी, एजुकेटेड होगी तो फिर ये इसलिए कुछ हमारे अपने ब्रोकर्स के भी मतलब कि मनफी किरदार रहा होता है। लेकिन जब जैसे ही फिर देखा आपने कि अभी एससीसीपी ने काफी एक्शंस लिए, अच्छे डिसीजंस लिए। हमारे यहाँ एक्शन उस वक्त लिया जाता है जब कहते हैं चिड़िया चुग गई खेत, तो क्या हुआ, क्या चिड़िया चुग गई खेत। 2005 में अपने 2011 में जो 2 दफा जो आपके स्टॉक एक्सचेंज तब क्रैश हुआ था, तो उसमें किसका किरदार था? आज तक किसी को सजा हुई? जी बिल्कुल। तो अवाम का इत्मीनान भी तो मजरू होता है। लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे लग रहा है सर अब जो है ना पहले से जो है वो जो अब जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक चीजें आ गई हैं, पूरा हर चीज अपडेटेड है, तो इसमें भी काफी चीज अब बेहतरी आ चुकी है स्टॉक एक्सचेंज में भी, और साथ साथ जो एससीसीपी और पीएसएक्स जो मॉनिटर कर रही हैं। लेकिन मजीद वक्त के साथ साथ ये इंटरनेशनल मार्केट के साथ साथ बराबर हो। इस वक्त आप स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी से मुतमईन है? जी बिल्कुल बेहतर है, अभी थोड़ी बेहतर है। बेहतर नहीं, मुतमईन है? मुतमईन सर इन सेंस कुछ ना कुछ कमी तो होती है, जाहिर सी बात है। अब ये वक्त के साथ साथ जितना बेहतर होगा, जैसे नई नई चीज़ें आ रही, टेक्नोलॉजी आ रही है, पहले वो नहीं थी, एआई और जो दूसरी चीज़ें हैं उसको काफ़ी सपोर्ट कर रही हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट होने से लेके एंड तक तो हर चीज़ मॉनिटर हो रही है। लेकिन मुझे लगता है साल 2 साल में मजीद जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं तो मजीद बेहतर हो जाएगी। अच्छा, मुज़म्मिल साहब, आप बड़े सुकून से गुफ्तगू सुन रहे हैं सर। बात यह कि पाकिस्तान की अपनी फूड सेफ्टी या ये जो फूड की नुमाइश चल रही है एक्सपो में, इससे क्या फर्क पड़ेगा पाकिस्तान की मईशत पे?
सर फूड एजी बेसिकली जो है हमारे जुबैर साहब का एक वो था, विजन था। जुबैर तुफैल की, जुबैर मोतीवाला की बात जुबैर कर। मोतीवाला साहब हमारे टीडैप के जब टीडैप के जब सीईओ थे। सीईओ थे, और माशाल्लाह इन्होंने बड़ा इनिशिएटिव किया। और मैं समझता हूँ कि जब ये पहली हमारी तकरीब हुई थी तो उसमें हमारे मिलियंस ऑफ डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए थे, एमओयूज़ के अलावा कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुए थे। और मैं समझता हूँ कि सर तकरीबन कोई 80 मुल्कों से लोग आए हैं इसमें, इस नुमाइश में, और बड़ा हमें फ़ायदा होगा। हमारी जो है मिले विज़िट हो रही हैं, हमारे लोग मिल रहे हैं, इससे हमें बिज़नेस मिलेगा सर, अवेयरनेस आएगी। इससे बेहतर नहीं था कि आप ये नुमाइश दुबई में करें, आप ये नुमाइश अफ्रीका में करें, या आप नुमाइश उस जगह पर करें जो कि आपको मार्केट जहाँ से आपको कैप्चर करनी है सर, वो बनिस्बत इसके कि आप अपने खर्चे पे सबको बुला रहे हैं सर, कराची के अंदर और यहाँ दिखा रहे हैं। सर इस तरह की नुमाइशें दुनिया में की जाती हैं, बिल्कुल की जाती हैं। बिल्कुल की जाती अगर हैं। आप मानता इंडिया हूं की आपकी बात है। करें सर, तो वहाँ पे जो है 8-8 10-10 नुमाइशें होती हैं साल में इसी चीज़ के ऊपर, और बाकायदा इस पे बड़ा काम किया जाता है, और हमारे लोगों ने भी ये काम करना शुरू किया है। बड़ी अच्छी बात है इसमें। कोई हमारा, अगर आप बिजनेस के लिहाज से अगर देखें सर, तो ये एक्सपेंस हमारा कुछ भी नहीं है। जितना बिजनेस हम लेके आते हैं, देखिए ये जो एमओयू साइन हो रहे हैं ये एप्लीकेबल होंगे सर, कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं। एक तो एमओयूज़ हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी हो रही है, इसके अलावा हमारे कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो रहे हैं, ऑर्डर्स भी प्लेस कर रहे हैं बायर। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। मतलब ये एप्लीकेबल हो रहा है कि आपके बिल्कुल ऑर्डर हो मिल रहा रहे है, हैं, बिल्कुल हो रहा है आपके सर। मतलब कि किन किन कंट्रीज से ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं आपके सर food? देखिए, गल्फ कंट्रीज के काफ़ी लोग आए हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है हमारे मलेशिया, इंडोनेशिया से लोग आए हुए हैं, चाइना से लोग आए हुए हैं, तो ऑर्डर्स लोगों को मिल रहे हैं। यही खबरें आ रही हैं, और इससे हमें बहुत अच्छा फ़ायदा होगा सर। चलिए, अब मैं समझता हूँ कि आप कह रहे हैं तो बहुत बेहतर होगा, लेकिन मेरा अपना ज़ाती राय ये है कि जितनी भी नुमाइशें होती हैं इनमें जो जितने भी फॉरेनर्स आते हैं, जिनमें फूड आती हैं, उसका सारा खर्चा तो टीडैप बर्दाश्त कर रहा होता है। सर उसमें ये होता है, टिकटिंग तो वो होती खुद है। तो नहीं आते हैं ना कि आपको इंटरेस्ट होता है कि वो आपके पास आके देखें। वो तो एक तफरी के लिए जो है ना आपके पास आ जाते हैं नहीं सर, रियल बात कि वो नुमाइश में भी शरीक हो गए, तफरी भी कर ली, अब वो एमओयू साइन करके चले गए, वो एप्लीकेबल हो या ना हो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। लेकिन सर इसमें जो है तकरीबन आप समझ लें कि मैं कहता हूं कि अगर 100 में से 70% या 60% रिजल्ट आए तो दैट इज़ नॉट बैड सर। तो इस तरह के सर रिजल्ट्स को हमें फोकस करना चाहिए कि आया हमारे पास रिजल्ट्स कितना अच्छा आ रहा है। जी, मेरा ख्याल है कि मेरे साथ इस वक्त साकिब फैयाज मंगू साहब साकिब फैयाज मंगू साहब जो एसवीपी हैं FPCCI, वो इनसा मौजूद हैं। क्या साकिब साहब हैं हमारे साथ? आवाज आ रही है? जी साकिब साहब, जी आप सुन सकते हैं मुझे? जी जी, आवाज आ रही है। आपका कॉल पे है, जूम पे हैं? जूम पर हूं मैं। जूम पे जी। आप ये बताइए, साकिब फैयाज मंगू साहब के इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मुजम्मिल चैपल जो सदर सीरियल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के, इसके अलावा जबरान फरफाज साहब हैं जो इक्विटी डीलर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, वो मौजूद है। रियान हनीफ साहब सदर कराची चैम्बर से भी हमने जूम पे बात कर ली। मुझे ये बताइए कि ये जो फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश चल रही है अभी, इसका पाकिस्तान को क्या फायदा होगा? देखिए, मैं इस एग्जीबिशन की जो इनॉग्रल थी, हाँ। मैं उसमें जाम अमाल साहब मिनिस्टर इफ्तिताह कॉमर्स किया जो था। हैं फेडरल, उनके साथ ही था, और हम लोगों ने उसका ये इनॉग्रल किया और फिर तमाम स्टॉल्स में विजिट भी किया। तो जो मैंने सबसे अच्छी बात ये देखी कि जो पहले फूड्स आइटम हमारे सिर्फ कमोडिटी जैसे वीट है या राइस है या वेजिटेबल्स हैं, वो एक्सपोर्ट होते थे, तो इस मर्तबा जो मैंने उसमें तमाम चीज़ों की जो है वो वैल्यू एडिड आइटम्स जो हैं फूड के, वो इस मर्तबा एग्जिबिटर्स जो हैं वो एग्जिबिट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड है कि फूड्स आइटम में, जो हम पहले बात करते थे कि फूड्स के बजाय, फूड आइटम के बजाय फूड प्रोसेसिंग प्लांट इधर लगने चाहिए और फिर वैल्यू एडिशन होनी चाहिए, और फिर वो किसी न किसी पैकिंग में उधर ये जाएं, तो हमारी जो है वो अभी तक जो है वो तकरीबन कोई 3 बिलियन US$ की हमारी फूड आइटम्स की एक्सपोर्ट है पूरी दुनिया में। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि जो आइटम्स अब मैं इस एग्जीबिशन में फूड एजी में जो हमने ये देखे, तो इसके अंदर जो है वो ज्यादातर अब वैल्यू एडिड आइटम्स थे, और लोग वैल्यू एडिड आइटम्स जो है वो एक्सपोर्ट करने की सोच रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा एक काबिश थी एडैब की। मैं फैज
अहमद जो सीईओ टेलैप हैं, उनको मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स कमाल साहब, वो बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे और बहुत इन्वॉल्व उनको मैंने इसके अंदर देखा कि अच्छा, मैं ये कह रहा था तमाम साकिब साहब, मैं ये कह जी। रहा था, हमारे यहाँ मुख्तलिफ नुमाइशें होती रहती हैं, मुख्तलिफ नुमाइशें जी। होती हैं, एमयू साइन होते हैं और हम बड़े चर्चा करते हैं जनाब अली की इतने मिलियन इतने बिलियन के एमयू साइन हो गए, लेकिन एप्लीकेबल तो नहीं होता नजर आता हमें। हमें इतने सारे नुमाइश हुए, हमने गैर मुल्की वफूद को अपने खर्चे पे बुलाते हैं, उन्हें ठहराते हैं, फिर उसके बाद हमें हमारी मतलब कि जो फूड ईयू है, ईयू आपकी बहुत सारे फूड्स पे पाबंदी लगाई हुई है उसने, और मिडिल ईस्ट में भी बहुत सारी चीज़ों पे पाबंदी है, अमेरिका में अब आम आ जाना शुरू हुआ। तो मैं कहने का मकसद ये है कि जब हम अपने मेयार को बेहतर नहीं कर सकते, जब तक अपने मेयार को बेहतर ना करें, उस वक्त तक हमें इस नुमाइश का कोई फ़ायदा हो सकता है? देखिए, मैं थोड़ा सा इसको जो ना आपने दो सवाल पूछे। एक तो पूछा कि जो उधर से एलिगेशंस आते हैं उनके साथ जो है वो हमें क्या फायदा पहुंचता है। तो उसके लिए तो मैं बिल्कुल ये कहता हूँ, जो ज्यादातर जो डेलीगेट्स आ रहे हैं या जो मैंने ये पिछले दिनों गल्फ कंट्रीज से बहुत सारे डेलीगेशन आए जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, हमने उनको इनवाइट किया कि इधर इन्वेस्टमेंट करें, तो वो मेरे ख्याल में जो है इतना फ्रूटफुल वो नहीं रहता, क्योंकि आपको पता है कि इधर एनर्जी का रेट सबसे ज्यादा हाई है, फाइनेंशियल जो हमारी कॉस्ट है, जो इंटरेस्ट रेट है, वो रीजन में सबसे ज्यादा हाई है। वो हमें इधर आकर कहते हैं कि जी आपका टैक्स का जो निज़ाम है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो हम लोग इधर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, या बल्कि वो लोग जो इन्वेस्टमेंट ऐसे भी हुआ कि जो वो इन्वेस्टर्स को हम लोग अट्रैक्ट कर रहे थे या उनके साथ मीटिंग कर रहे थे कि आप इधर इन्वेस्टमेंट करें, वो हमें इनवाइट करके चले गए कि जी हमारे मुल्क में आए, वहां पे तो सिर्फ 5% टैक्स है और इतनी मैं आपसे यही ईज कह ऑफ रहा हूं, डूइंग बिजनेस है, तो आप उधर आए हमारे मैं पास। आपसे यही कह रहा हूं, लेकिन मैं आपसे यही कह रहा हूं, जी बात यह है कि आईएमएफ जी ने भी तो कह दिया ना अपनी रिपोर्ट में कि आपके यहाँ जो है पॉलिसीज में कोई मतलब ये तसलसल नहीं है, करप्शन है और जी अफरा-फरवरी है, तो पहले हम अपने सिस्टम को दुरुस्त करें तो हम इन्वेस्टर्स को जी बुलाएं ना वहां से, ना कि हम जी एक फोटो सेशन के लिए बुला लेते हैं कि जनाब हम उनको शील्ड पेश कर रहे हैं, वो आपको शील्ड पेश कर रहे हैं, आप उन्हें हार पहना रहे हैं, वो आपको हार पहना रहे हैं, तो ऐसे फायदा क्या है ऐसे सरगर्मियों का? जी नहीं, हमें देखें, हमें वो तो हम अपनी पॉलिसी सही करें और फिर वो उसके बाद इन्वेस्टर्स को मिल लाएं। लेकिन जो आपने ये सवाल किया ना कि एग्जीबिशन, हाँ, देखिए एग्जीबिशन इसके बिल्कुल जो है वो मैं हक में हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये होनी चाहिए कि अपनी प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा हम अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करें। देखिए ये एक मार्केटिंग होती है, कोई कारोबार मार्केटिंग के बगैर नहीं चलता है। मेरी बात आप तो नहीं समझे। साकिब तो साहब, ये जब प्लीज। एग्जीबिशन होती है, 800 फॉरेन डेलीगेट्स इसमें आए हैं, और इस मर्तबा मैं हमेशा शिकायत करता था कि जी जो क्वालिटी ऑफ उधर डेलीगेट्स होते हैं फॉरेन, वो इतने अच्छे और बहुत ज्यादा बड़े इंपोर्टर्स नहीं होते थे। नहीं, लेकिन साकिब इस मर्तबा साहब हमें करनी चाहिए, साकिब साहब हमें मार्केटिंग करनी चाहिए, मैं एग्री करता हूं आपकी बात को, लेकिन आप मार्केटिंग जाके दुबई में नुमाइश करें ना, आप अबू धाबी में करें ना, दोहा में करें ना, यूरोप में करें ना, आप उनको अपने खर्चे में बुलाते हैं, वो अपने मुल्क में आप उनको खर्चे में बुलाते हैं, बुलाने के बाद आप मेहमानदारी भी करते हैं, वो घूम फिर के चले जाते हैं। नहीं नहीं, यही तो मैं बोल रहा हूँ। इस मर्तबा मैंने इस फूड एज में देखा कि वहां पर बड़े सीरियस किस्म के बायर आए हुए थे, क्योंकि मैं उसमें 2-3-5-6 डेलीगेशन से हमारी खुद मीटिंग हुई फेडरेशन की, और उधर ही हम लोगों ने मीटिंग की, और उधर के जितने भी डेलीगेट थे वो काफी सीरियस बायर थे। तो इस मर्तबा मैं हमेशा, मेरी तो शिकायत ही यही होती है कि जी इंपोर्टर के बजाय एक्सपोर्टर आ जाते हैं इधर और अपनी वो चीजें बेचते हैं, लेकिन इस मर्तबा मैंने ये देखा चले, ऐसा नहीं था। चले अभी तक कितने, आज दूसरा दिन था, अब तक कितने एमयूज है या कितने ऑर्डर आपके बुक हो गए? देखें, ये तो जो आपस में बिजनेसमैन होते हैं और उधर की जो कंपनीज होती हैं वो उनको पता होता है, लेकिन हमारे पास जो यहाँ पर जो ये फेडरेशन में जो आते हैं, तो वो लोग जो हमें बता रहे हैं, तो वो काफी, उन्होंने कहा कि हमारी काफी लोगों से बातचीत हुई। मतलब ये कि हम ये करेंगे, अफगानिस्तान का तिजारत आपकी बंद होगी। मुजम्मिल चैपल साहब कह रहे थे कि चावल अफगानिस्तान ज्यादा जाता था, आटा जाता था, चीनी जाती थी, अब वो बंद हो गया, तो इसका मतलब ये कि फूड नुमाइश से हमें दुनिया के दीगर मंडियों को तलाश करने में मदद मिलेगी।
बिल्कुल, देखें यही एग्जीबिशंस ही होती हैं जब लोग इधर आते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात इस किस्म की एग्जीबिशन में जिसमें ज्यादा फॉरेन डेलीगेट्स आए, और इस वक्त बहुत जरूरत है पाकिस्तान को, हमारा सॉफ्ट इमेज गया, जो मैसेज गया वो बहुत सॉफ्ट इमेज गया हमारा उधर पूरी दुनिया में, कि यहाँ पर एग्जीबिशन हुई, यहाँ पे फॉरनर्स भी आ रहे हैं, और जो वो फैलाना चाह रहे हैं बात, जो हमारे दुश्मन मुल्क और एलिमेंट्स जो हैं हमारे, कि कोई टेररिस्ट इधर फिर से हो गए हैं, और हाँ भाई, अमन ओमान के हवाले से वो एक फैला रहे हैं। चलिए, थैंक यू साकिब साहब, बहुत शुक्रिया। साकिब साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ अपने टाइम दिया आपने भाई। आखिरी लम्हात हैं जिब्रान साहब, आखिरी लम्हात में आप क्या आवाम को क्या पैगाम देंगे कि स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, और आखिरी कलमात आप कह दें कि जनाब अली क्लोजिंग ऑफ द प्रोग्राम कि आप क्या कहना चाहते हैं? देखें, जिस तरह के हर मुल्क की स्टॉक मार्केट होती है, पाकिस्तान की भी स्टॉक मार्केट है। मार्केट बहुत बेहतरीन है, रूल्स थोड़े से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए ताकि जो नया इन्वेस्टर आता है तो वो कॉम्प्लिकेशंस में ही फंस जाता है कि वो टैक्सेशन में, सोर्स ऑफ इनकम और ब्ला ब्ला। लेकिन थोड़ी सॉफ्ट पॉलिसी की है स्टॉक एक्सचेंज ने, सहूलत अकाउंट एक मुतारिफ कराया है, जिससे जो है कि थोड़ी आसानी तो हो गई, लेकिन इसमें मजीद थोड़े से रिलैक्सेशन दे बिजनेस कम्युनिटी को, जो इन्वेस्ट कर रहा है उनको थोड़ा तहफ़्फ़ुज़ात दें ताकि वो अपना रिलैक्स होकर स्टॉक एक्सचेंज दे। जी, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज और SEC जो इदारा रेगुलेटर हैं वो थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ है ताकि नए इन्वेस्टर भी आएँ और ईजीली आएँ, और जो है तो मुज़म्मिल साहब ने कह तो दिया कि जनाब आपके यहाँ इतने ज़्यादा पेचीदा निज़ाम है कि वो बंदा आता ही नहीं वहाँ पे। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि वो थोड़ा रेगुलेटर थोड़ा सा सॉफ्ट करें पॉलिसी को, ताकि FBR भी सॉफ्ट करे, ताकि स्टॉक में जिस तरह दूसरे 10 अरब की प्रॉपर्टी ले लेता है और यहाँ पे 1 लाख रुपए की शेयर लेता है तो उससे सवाल जवाब होते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना वो बेहतर थोड़ा सा भी बैलेंस करे तो इससे इन्वेस्टर भी बढ़ेंगे और हमारे मुल्क को भी फायदा होगा। जी जी, मुज़म्मिल साहब। सर, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि गवर्नमेंट को अपनी जो है पॉलिसीज़ में नरमी लानी होगी टैक्सेस के मामले में। जो वाइट मनी लेके बंदा बैठा है वो तकलीफ में है, जो ब्लैक मनी लेके बंदा दुबई में प्रॉपर्टी बना रहा है उसके लिए आसानी है। ठीक है सर, तो इस वक्त ईमानदार ताजिर जो हमारे मुल्क की भला के लिए सोच रहा है उसका बेड़ा गर्क हो चुका है, उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। और सर, जो हमारी इंडस्ट्रियाँ नहीं लग रही, ये लम्हा फ़िक्रियाँ हैं, हमें जो है इस पर सोचना चाहिए। हमें इंडस्ट्री के लिए सर हमें सस्ती बिजली, सस्ता पानी, सस्ती गैस देनी चाहिए, और सस्ती ज़मीन भी देनी चाहिए, और इंडस्ट्रियाँ भी लगनी चाहिए सर। ठीक है, थैंक यू। दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात यह है कि हम यहाँ बैठ के सिर्फ एक तजज़िया ही कर सकते हैं, और हम यही कह सकते हैं कि जनाब एक तवील अरसे से हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है तरक्की करेगा या बरामद बढ़ाना चाहिए। तो बहुत सारी रीजंस होती हैं जो कि हमारे मेहमानों ने आज बताया, सदर चिराली चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बताया, फेडरेशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ने भी बताया। अब बात यह है कि हुकूमत क्या सोचती है क्या नहीं सोचती है, बहरहाल ये उनका काम है, लेकिन हमारा मकसद ये था कि हम एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है हमारे ताजिरों का वो हम आप तक पहुँचाएँ। बिलाल, उसको इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त अल्लाह हाफ़िज़।